नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं whitemirchi.com। आज आपका साथ करा रहे हैं राजन मुथरेजा जी से। राजन मुथरेजा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजनीति करते हैं और समाज का दर्द दिल में लिए घूमते हैं। इनके पीछे एक रवायत है भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की भी। कहीं ना कहीं बातों में वो बातें भी आएंगी, तो बिल्कुल भी समय न लेते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है राजन भाई। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का जब जैसे मैंने नाम लिया इंट्रो में, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एक पॉलिटिकल इंटरव्यू होने जा रहा है, पर निश्चित तौर पर हम इसे पॉलिटिकल नहीं रखना चाहेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म यहीं एनआईटी में हुआ है? जी, मेरी पैदाइश यहीं पे सन 1982 में एनआईटी में ही हुई। और शिक्षा वगैरह? शिक्षा 12th मैंने 10th 12th यहीं से करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से किया है, डीएवी सेंटेनरी कॉलेज से। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में आईएम पास आउट हूँ, तो वो मैंने दिल्ली से किया है आईएमएम से। अच्छा, तो वहाँ से निकलने के बाद मैंने रिलायंस इन्फोकॉम के लिए जॉब किया और फिर उसके बाद अपने पेरेंटल बिजनेस, जिसमें आज हम यहाँ बैठे हैं, जो कि एक कहने को वो उस टाइम पे सन 2004 के अंदर ट्रांसपोर्ट कहते थे, लेकिन आज कन्वर्जन होके उसको लॉजिस्टिक 3PL और अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, क्योंकि समय के साथ चीज़ों में बदलाव भी आता है और व्यक्ति को बदलाव के साथ चलना चाहिए। हाँ, अपग्रेड अगर नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। हाँ, तो आज हम उसको कह सकते हैं कि हम एक लॉजिस्टिक कंपनी है, वेयर हाउसिंग करते हैं और सिर्फ MNCs के लिए करते हैं। अच्छा, लोकल लोगों के लिए लॉजिस्टिक नहीं करते? लोकल लोगों के साथ हमारा जो मेरा खुद का पर्सनल अनुभव जो 20 सालों के अंदर रहा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कुछ हम लोग क्या है कि रूल्स रेगुलेशन और एक सिस्टम कहते हैं, सिस्टम के हिसाब से जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके अंदर एक सिस्टम होता है। हम काम करते हैं उसके सिस्टम के हिसाब से और सिस्टम के हिसाब से वो हमें पे करते हैं। वेयरएज हमारे यहाँ जो ऐसा एक कल्चर था, आज वो खैर वो भी चेंज होता जा रहा है। एमएनसी कोई ऐसा अलग से चीज़ नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ के लाले इंडियन लाले, ऐसे विदेशी लाले जो होते हैं उसको जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में उनके वो होते हैं, तो हम उनको एमएनसी कह देते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन वो एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। हाँ, सिस्टम को फॉलो करते हैं और उस सिस्टम के अंदर काम करना हर आदमी को अच्छा लगता है। वहाँ से बहुत कुछ मैंने सीखा है और उसी के फिर हमारा ये डिसीजन रहा कुछ टाइम बीते टाइम कुछ सालों पहले कि हम सिर्फ एमएनसीज के लिए काम करेंगे। और मेरी क्लाइंटेल बहुत अच्छी है और उनके साथ मेरे अच्छे संबंध और मैंने ग्रोथ भी करी है उनके साथ। आपने रिलायंस का नाम लिया, क्या आप उसी दौर में रिलायंस के साथ थे जब वो कह रही थी कि कर लो दुनिया मुट्ठी में? एग्जैक्टली आपने वही बात कह दी। सन 2004 में ये आया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैं विजय बिल्डिंग 12 खंबा रोड 11th फ्लोर पे जॉब करता था उनके जी। तो मैं उसी दौर का हिस्सा हूँ, उसी पार्ट का हिस्सा हूँ, उसी टीम का हिस्सा हूँ जिसने ये नारा दिया था। और फिर उसके बाद निकल पड़े आप अपनी पंजे की ताकत दिखाने समाज में। समाज के साथ साथ घर वालों का ये था कि जब इतना समय वहाँ देना है तो अपने बिजनेस को क्यों नहीं देते, जितनी डेडिकेशन वहाँ दिखानी है तो आप अपने बिजनेस को दीजिए। और खरे उतरे, संतुष्ट हैं अब तक की यात्रा पे? अब तक की यात्रा पे हाँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जितने लोग इस यात्रा में मिले, अच्छे बुरे सबसे, वो जीवन के देखिए हर अच्छी चीज़ के बाद बुरी और बुरी के बाद अच्छी, ये जीवन के अंदर चलता रहता है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ उन चीज़ों के साथ जो अब तक रही हैं। फिर उसके बाद एक दौर ये आया कि जब समाज के लिए ये लगा कि यार जीवन में जो करना था वो बहुत हद तक कर लिया और कहीं ना कहीं अब मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि मैं उस परिवार से आता हूँ जो समाज के लिए हमेशा तत्पर रहा है। कोई भी हमारे दरवाजे है, हमारे घर का आज भी ये है कि कुछ जो घर पे आएगा वो बिना खाए नहीं जाएगा, बिना पिए नहीं जाएगा। ये हम जबरदस्ती भी कर देते हैं कई बार, क्योंकि हमारा मानना ये है कि घर आया, जैसे हम भगवान से भी दुआ मांगते हैं कि दाता इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और घर आया ना भूखा। खत्री परिवार से आते हैं आप? जी, हम लोग मेरे ग्रैंडफादर के फादर यानी मेरे पिताजी के दादाजी, वो विभाजन के टाइम यहाँ आए थे
दादाजी भी ठीक ठाक उम्र के थे और पिताजी का मेरे जन्म यहीं हुआ है। अच्छा, नहीं, ये परिवार पे आऊँगा, उससे पहले ये पीछे एक टॉपिक रह गया। जब हम संतुष्टि की बात करते हैं, संतोष की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आजकल मोटिवेशन का एक न्यू एरा आजकल चला हुआ है। एक रेनबो है जिसमें बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु, इंस्पिरेशनल गुरु आपको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही बात की कर लो दुनिया मुट्ठी में। मैं ये कहता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि संतुष्टि तो अच्छी चीज़ नहीं है, तो ऐसा तो मोटिवेशन का धंधा बंद हो जाएगा साहब। फिर आप जैसे लोग संतुष्ट होने लगेंगे तो। देखिए, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारे पिताजी वगैरह ने हमें बड़ी अच्छी आदतें डाली हुई थी। मंदिर जाना, गुरु गोसाइयों के पास जाना जी। तो ये जो सारा शिक्षा का दौर रहा, ये वहीं से रहा। अच्छी आदतें जो रही वहीं से रही। एक शब्द इंग्लिश में कहा जाता है कंटेंट जी। लाइफ में अगर आप कंटेंट नहीं हो तो कभी आप संतुष्ट भी नहीं हो सकते। तो वो कंटेंट होना, आपको एक पॉइंट आता है जब आप कहते हो कि नहीं, अब इसके संतुष्ट नहीं होता इंसान, बस दौर बदलता जाता है, उसका काम बदलता जाता है। 10 साल वो कुछ और कर रहा था, अगले 10 साल वो कुछ और करेगा। ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिलेंगे जो 60 साल एक ही काम कर रहे हैं। कुल मिला के आप कुछ भी करें, आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। और सबकी दुकान खुली है और सबके पास ग्राहक है। सबके पास ग्राहक है। तो जिसको जैसे की जरूरत है उसको वैसा दुकान मिल जाती है, और जिस दुकान को जैसा ग्राहक चाहिए उसको वैसा ग्राहक मिल जाता है। तो ये दुकानें बंद नहीं होने वाली। तो ये हिंदुस्तान का जो पार्टीशन है, उसमें आपके दादा आए थे कि परदादा आए थे? दोनों आए थे। दोनों आए थे। दादा बहुत छोटे थे, यंग? दादा बहुत छोटे तो नहीं थे, यंग थे। और मेरी दादी जी, उनका विवाह हो चुका था। मेरे दादाजी का पूरा परिवार विभाजन के टाइम पे खत्म हो चुका, आने में। दादी जी का? हाँ, दादाजी का। दादी जी का रहा, वो आ गए यहाँ जैसे कैसे भी करके उस समय। और हम लोग इस शहर में नहीं आए थे, हम अलवर आए। अलवर आए जी। अलवर से फिर हमारे यहाँ गुरु गोसाई यहाँ पे थे। उनका कहना था, जहाँ अब जब वहां से यहाँ आए तो स्ट्रगल रहा बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर। माल शेकरी, दूध बेचा, टांगे चलाए, जो काम जिसको जो मिला। क्योंकि ये हमारी एक ऐसी कौम है जिसने मेहनत पे विश्वास किया, मांगने की बजाय। बहुत कम हमारी कौम का, मेरे बड़ा प्राउड होता है इस बात को कहते हुए कि उसमें से बहुत कम ऐसा कोई होगा जो मंदिर के बाहर खड़ा होकर ऐसे मांग रहा होगा, किसी और स्थान पे, धर्म स्थान पे खड़ा होकर मांग रहा होगा। वो आज भी कौम मेहनत करना जानती है। जब विभाजन के टाइम पे भी यहाँ पे आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि आप जमीनें घेर लो जिसको जितनी जितनी चाहिए, तब भी यहाँ के लोगों ने एक बात कही थी कि हमें जमीनें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। ये NIT किया, तभी स्थापना हुई थी। इसको इंडस्ट्रियल टाउन बनाया गया था कि यहाँ जो फैक्ट्री लगाएगा उसको सरकार बेनिफिट देगी ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। और देखो, कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नेहरू ने भी आप लोगों को निराश नहीं किया। एक टाउनशिप बनाने के लिए एक आपके लिए एक अथॉरिटी बनाई और उसका चेयरमैन तब का राष्ट्रपति बनाया। ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, एक जहान लूट के हमारे को एक छोटा सा कमरा दे दिया, हम वहाँ खुश थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये आपका डिसीजन था, हमारा नहीं था। विभाजन आपका था और उसके बदले में आप जमीन का टुकड़ा दे के कहोगे कि आपने जो अपने खोए हैं उनको भूल जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। दर्द है भी, बिल्कुल है, उस चीज का दर्द है। मैं चौथी पीढ़ी हूं जो यहाँ है। हम आज भी हमारे बच्चे भी दादा दादी के पास सोते हैं, और जब दादा दादी कहानी सुनाते थे तो वो अपनी पीड़ा बताते थे। वो पीड़ा हमारे अंदर है, वो दर्द है, और वो दर्द ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। आज जो समाज ये जुड़ा हुआ है हमारा, उस दर्द से जुड़ा हुआ है कि हम सबने वहां झेला है। हमारी वहां से कोई अच्छी यादें नहीं है, हम बुरी यादों के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन हमने यहाँ बसाया, इसको अपना बनाया। यहाँ के लोगों के साथ कैसी यादें रही? शरणार्थी से मैं बात को पूरा कर दूं, हम आए तो शरणार्थी थे, लेकिन हमें आज पुरुषार्थी समाज कहा जाता है। सिर्फ उसी मेहनत के दम, उसी जज्बे के दम पे कि हमने मांगा नहीं है। हमने कभी किसी चीज की मांग नहीं करी किसी सरकार से। अगर मांग करी तो हाँ, रोजगार की मांग करी। आपने तो मकान भी फ्री में नहीं लिया? किसी ने, सबने मोल लिए थे। कौन सा क्षेत्र था ये तब का भारत? देखिए, अगर मैं आपको कंप्लीट फॉर्म में बताऊं, वैसे तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। बन्नू है, डेरा है,
क्वाट है, लक्कीवाल है, दौड़ा है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप कंप्लीट एक फॉर्म कहो तो उसको आप फ्रंटियर कह सकते हो फ्रंटियर। कि ये फ्रंटियर के पास के जितने भी लोग थे वो इस विभाजन का तंज उन्होंने झेला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने सालों बाद किसी ने तो याद किया। पिछली बार हमने दूसरी बार उसको याद किया। इसको मैं ये तो नहीं कहूँगा विभाजन के दिन को मनाया जाता है, मनाया नहीं जाता। विभाजन विभीषिका के दिन को हमने याद किया। 2 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी उसको कर रहे हैं और आगे चलते चलते लोगों के अंदर इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और अपनी चीज़ों के लिए लोग आएंगे, जुड़ेंगे। बहुत हद तक लोगों को पता है और आगे भी पता है। निश्चित तौर पर जो पीढ़ी झेलती है दंश वही अगली पीढ़ी को बताती है। एक दिन होता है एनआईटी के फाउंडेशन डे होता है 17 अक्टूबर। उस दिन भी आप लोग मिलते हैं, बातें करते हैं और उन दिनों की कोई अच्छी यादें नहीं। निश्चित तौर पर मैं कवरेज के माध्यम से लोगों से मिलता हूं तो उनके चेहरे पे वो दर्द साफ नज़र आता है। ये जो समाज है जिसको पुरुषार्थी समाज आज हम कह रहे हैं और जो शरणार्थी कहने पर लगभग चिढ़ जाता है, उसको कहता है शरणार्थी किस बात का। आपकी बात बिल्कुल सही है, हम तो खो कर आए हैं, है ना, और यहाँ पर आकर भी हमने मांगा नहीं तो खोने के बाद तो आदमी का हक बन जाता है मांगने का। यहाँ तो लोग दूसरे देशों से आ रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, हक भी मांग रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं। आप लोगों ने अपराध भी नहीं किए और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर दी। आपका जो जीडीपी है उसमें बड़ा योगदान है। मैं ये चाहता हूँ कि जब, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एनआईटी को देखें सर, सभी घर अट्टालिकाओं में नहीं बदल पाए, कुछ परिवार पीछे भी रह गए। तो जो संभ्रांत हो गए हैं, समृद्ध हो गए हैं, उन लोगों के उनके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए या क्या होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई प्रयासरत नहीं है, प्रयास लगातार चल रहे हैं। कई संस्थाएं बनाई गई हुई हैं यहाँ पे। जो लोग समृद्ध हो गए वो उन संस्थाओं को देखो, और तो कैसे वो बेचारे करेंगे, अपना काम धंधा तो नहीं छोड़ के आ सकते जिसकी बदौलत वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वो मदद करके उनको कहीं ना कहीं उनके कार्यक्रमों में, उनके घरों में आके उनको मोटिवेट करके, उनको कहीं ना कहीं योगदान दे के, नौकरियां दे के अपनी फैक्ट्रियों में वो जुड़े हुए हैं इस समाज के साथ। और कहीं ना कहीं उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है समाज के लिए। आज भी हम जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर कई लोगों से, क्योंकि अब मैं पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल भी हूँ, तो लोगों से मिलने जाना होता है। कई विषयों पे बात होती है कि बाऊजी फलाने, हम बाऊजी आपस में ऐसे करके एक दूसरे को, भले ही वो एमडी हों किसी कंपनी के, तो हम कहते हैं कि ये एक फलाने घर के अंदर ऐसी समस्या है, इनकी बेटी की शादी करानी है या कुछ इलाज से रिलेटेड इशू है। तो आप विश्वास मानिए निराश होकर नहीं आते हैं। और अगर आप देखो तो जो एनआईटी का क्षेत्र है, जिसको आप पुरुषार्थियों का क्षेत्र भी कह सकते हो और कहते भी और कहना भी चाहिए, तो जितने भी मंदिर गुरुद्वारे मैक्सिमम आपको फैजाबाद के मिलेंगे, वो ही मिलेंगे। और आप ही लोग चला रहे हैं उनको? चला तो भगवान रहा है, हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं। वो जो एक सेवा का भाव है वो आपको यहाँ मिलेगा। और एक जो धर्म का भाव है वो आपको यहाँ मिलेगा। एक संस्कृति का भाव है वो आपको यहाँ मिलेगा। एक दूसरे के लिए आदर है वो यहाँ मिलेगा। एक दूसरे के लिए सम्मान है वो यहाँ मिलेगा। एक दूसरे के लिए कुछ करने की चाह है वो यहाँ मिलेगी। पर आप बताइए, जो पुरुषार्थी समाज है वो पॉलिटिकली कहाँ पे स्टैंड है, राजनीतिक रूप से कहाँ खड़ा है? पुरुषार्थी समाज से अभी हाल ही में अब 9.5 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे इस हरियाणा प्रदेश में। विधायक हमारे यहाँ से हैं ऑलरेडी, वो एक सरकार का हिस्सा भी हैं। और पीछे भी अगर आप देखे जाएं, जितने भी विधायक इस क्षेत्र से बने हैं तो वो पुरुषार्थी समाज से ही आते हैं। बेसिकली जिसे हम बड़कल कहते हैं, बड़कल सीट की जो है वो पुरुषार्थियों की ही है, पंजाबी समाज की ही है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी ही है। तो हम माने कि अगर नॉन पंजाबी या नॉन पुरुषार्थी समाज का जब यहाँ पे कोई उम्मीदवार आता है तो आप लोग उसे पहले से तैयार होते हैं नकारने के लिए? ये कई हद तक बात, देखो मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा, ये होता ही है। ये मेरे समाज में नहीं है, तकरीबन हर समाज में जहाँ भी मेजॉरिटी होगी वो कहती है कि हमारे समाज से ही अगर कोई निकलेगा तो वो हमारी पीढ़ा को ज़्यादा बेटर समझता है, हमारे कल्चर को ज़्यादा बेहतर समझता है, वो हमारे लिए कर पाएगा, हमारी ज़रूरतों को समझता है। ये हर समाज का हिस्सा होता है, ये स्पेशली मेरे समाज का नहीं है। आप किसी और विधानसभा में भी जाओगे तो एक बेस
पॉलिटिकल पार्टीज कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन वो होता ही है कि जिसका वोट बैंक उस विधानसभा में ज्यादा होता है तो जाहिर बात है नुमाइंदा भी उसी में से निकल के आता है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने लिए करता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको कोई ऐसी सीख नहीं मिलती। एक बहुत बड़ा नारा हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इतने साल रहे हरियाणा को बने हुए, लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं कही थी कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मैं सबको समान हिसाब से पैसा दूंगा विकास को लेकर। आप विकास करिए, चाहे चाहे हम हमारा विधायक है या वहां हमारा विधायक नहीं है। तो ये ऐसे व्यक्ति की ही सोच हो सकती है जो इन तंजों को झेलता हुआ, समाज के अंदर लड़ता हुआ, संगठन के अंदर काम करता हुआ। अच्छा, हरियाणा में तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता है नहीं, अपना नेता है नहीं, और जो दरी बिछा रहा था वो दरी बिछा रहा है। आपने सारी पार्टियों से नेताओं को बुला बुला के वॉशिंग मशीन चला के सबको केसरिया रंग में रंग दिया, डायर भी है आपके पास। और देखिए विस्तार कैसे होगा, हमारी सोच हमने जनता तक पहुंचाई, लोगों तक पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि किसी और पार्टी में अच्छा व्यक्ति नहीं। आज जो व्यक्ति वहां से यहां आ रहा है, कहीं ना कहीं अगर आप उनसे भी बात करेंगे कि हमारा दम घुटता था, क्योंकि पार्टी विद नो वैल्यूज और यहां पार्टी विद वैल्यूज है। और यही बात दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता हो, एक सामान्य कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, इस पार्टी के अंदर सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन कहते हैं ना, समय और स्थान निर्धारित है। किसके द्वारा? पार्टी नेतृत्व द्वारा, भगवान द्वारा? भगवान द्वारा तो खैर सबका भी है और पार्टी द्वारा भी है। काम करने वाला आदमी कभी पीछे नहीं रहता। और इस पार्टी में आपको पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां, कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा एग्जाम्पल जितना इस पार्टी ने किया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हमारा अपना राजस्थान हो, या अपना मध्य प्रदेश हो, या हमारे जिले में खुद क्यों ना हो। आज हमारे जिले को शीर्ष नेतृत्व जो मिला हुआ है संगठन के नाते से, वो एक सामान्य कार्यकर्ता राजकुमार बोहरा, सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य परिवार से आने वाला, उसी पुरुषार्थी समाज का आज वो जिले के अध्यक्ष हैं। पार्टी काम वाले को देखती है, दाम वाले को देखती। पार्टी काम वाले को देखती है, दाम वाले को देखती है। थोड़ा सा लोकल परिवार की तरफ चलते हैं। 2 बच्चे? एक बच्चा है, मेरा बेटा है। क्या नाम है उसका? नाम है दामिर मुथरेजा। और घर पे क्या कहते हैं आप उसे? दामिर ही कहते हैं। दामिर बुलाते हैं? दामिर ही बुलाते हैं। वैसे दादा दादी तो अपने अपने नाम से कहते हैं, लेकिन हमने खैर छेड़छाड़ नहीं करी उसके साथ, तो उसके नाम को एज इट इज आइडेंटिटी रहने दिया। तो कितनी दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ता है? 5th क्लास में है मेरा बेटा है वो। और जैसा परिवार का है वैसे ही उसी आचरण पे है वो। मैंने देखा वो भजन भी गाते हैं। हाँ, वो बहुत भजन गाना, रियाज करना। मेरी जो वाइफ है वो MA है म्यूजिक के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो प्रयागराज हो गया, और वो घर में ही बेटे को इसकी संगीत की शिक्षा देती हैं। और संगीत में भी ज़्यादातर हमारा फोकस होता है कि बच्चा जो है वो धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़े, अपने धर्म के साथ जुड़े, धर्म कोई सा भी हो। अब हमारे यहाँ पे जनरली पुरुषार्थी समाज के अंदर बहुत लोग सनातनी भी हैं, और उसी परिवार के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्य समाजी भी हैं, जो सिक्खी धर्म को मानते। अच्छा, सिक्खी को मानते, ठीक है, जो सिखिज्म की तरफ भी हैं। अब मेरे घर के अंदर ही अगर आप देखोगे तो मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी। हम दोनों जगह उस भगवान को माथा टेकते हैं। जो भी अच्छी चीज़ है उसको लेते हैं, वही अच्छी चीज़ इकट्ठी करके हम अपने आगे बच्चे को दे रहे हैं, ताकि वो भी समाज के अंदर जाके अपनी जगह बना सके। अच्छा, आप देखिए जैसे आधुनिकता बढ़ रही है, निरंतर तकनीक बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ों को हम बड़े खुश होते हैं कि पहले एक टीवी होता था, इसमें शटर बंद करते थे, आज एक LED आता है, पूरी वॉल पे लग जाता है, 50 इंच का, 70 इंच का लग जाता है। बच्चे के पर्सपेक्टिव में देखूं तो आपको डर नहीं लगता कि जिस तरीके से जो छोटा सा मोबाइल है उसमें सब कुछ आ रहा है बिना किसी छन्नी लगे हुए, कितना डर लगता है? और उसको बचने के लिए कैसे, क्या सोचते हैं आप? अब तो इससे भी ज़्यादा आगे आ गया है AI जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
और ऐसे कई लोग मानते हैं कि जो हम सोचते हैं ना मोबाइल वो दिखाने लग जाता है जी। जबकि ऐसा नहीं है। मोबाइल के अंदर एक एल्गोरिथम है। आप जब भी उस चीज़ के अंदर, मोबाइल के अंदर या टैब के अंदर या कोई भी सोशल मीडिया पे जाके कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, उस पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके काउंट होते हैं कि कितनी देर आप उसको रुके, और उसी एल्गोरिथम के आधार पे वो आपको बार बार चीज़ें दिखाता रहता है। और आज कई बार हम समझ नहीं पाते, लेकिन कई चीज़ें आपके मोबाइल में भी ऐसी हैं जहां आप उसको लिख देते हैं कि कंटेंट ऐसा हो जो बच्चे के लायक हो, तो वो सिर्फ वही दिखाएगा जो बच्चे के लायक होता है। लेकिन फिर भी आजकल ये बात बहुत चिंताजनक है कि बहुत ज़्यादा समय वो लोग अपना टैब में, मोबाइल में और इन चीज़ों में, गेम्स में, और गेम्स में भी इतना इमोशनल हो रहे हैं कि मैंने पीछे देखा कि कितनी सारी गेम्स सरकार को बैन करनी पड़ी, क्योंकि बच्चे उसके अंदर इतना खो जाते थे कि उनको अपने जीवन की और अपनी बाकी चीज़ों की भी परवाह नहीं रहती। तो ये एक चिंताजनक है। लेकिन अगर आप बच्चों को खेल, अध्यात्म इनकी तरफ लगाएंगे और बचपन से ही लगाएंगे, तो मेरा मानना है कि शायद वो आगे चल के इसकी तरफ कम ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि जीवन में उनको पता होगा कि और भी चीज़ें हैं। इसमें एक जॉइंट फैमिली और एकल फैमिली, उसका कितना योगदान रहेगा? क्योंकि मदर फादर आजकल ज़्यादातर देखा है दोनों काम करते हैं, काम करने चले गए, तो घर में बुजुर्ग का कितना महत्व है? देखिए, एक जनरेशन और बीच की जनरेशन अगर काम करने गई है और थर्ड जनरेशन, तो कितना हमारे घर में साहित्य, कितना इतिहास, कितना, हमें किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत ही नहीं है। लिविंग साहित्य है, जीवन प्रणाली। अगर आप आज देखो तो उम्र का एवरेज आ गई है 60 और 60 से नीचे, और अगर उससे पीछे वाली पीढ़ी में चले तो 80, उससे पहले वाली 100। आज भी हमारे यहाँ पे लोग हैं जो 100 साल से ऊपर वाले हैं और ठीक ठाक जा रहे हैं, वॉक करते हैं। तो जब उनके साथ बैठते हैं, मैं 40 साल का हूँ, मैं 100 साल वाले के साथ बैठता हूँ, तो मुझे कितना इतिहास मिलता है। ये जो दर्द मिला हुआ है मुझे, जो कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए कुछ करने का मेरे में जज्बा है, वो सब उन्हीं से आता है, बातों बातों में निकल के आता है, जीवन जीने का एक्सपीरियंस आता है, कभी निराश ना होना, ऐसी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। ये चीज बहुत जरूरत है छोटे बच्चों के लिए कि वो अपने दादा दादी, बुजुर्ग, चाचा चाची, मामा मामी और भी कोई घर के बड़े, उनके साथ समय बिताएं। समाज में एक वातावरण भी ऐसा होना चाहिए और एक स्पेस ऐसा होना चाहिए। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, आजकल तो स्कूलों में भी शुरू हो गया कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर डे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी इस चीज की अहमियत को समझते हैं कि जीवन, बच्चे के जीवन में दादा दादी, नाना नानी और भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत अहमियत है। अरे समाज में अनाथ आश्रम तो मेरी समझ आते हैं, गलती से कहीं पे किसी एक्सीडेंट में माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए, उस बच्चे के लिए अनाथ आश्रम होना चाहिए। हालांकि समाज भी उनको अडॉप्ट करे तो बहुत अच्छा रहे, लेकिन समाज में वृद्धाश्रम और चौकों पे बांटी जाने वाली रोटियां, रोटी बैंक, और केवल रोटी के लिए लाइन में लगे हुए लोग, इनको आप कैसे देखते हैं? इनकी जरूरत है? समाज में दिक्कत तो है, ये बहुत बड़ी समस्या है। वृद्धाश्रम जिस दिन बंद हो जाएंगे, उस दिन लगेगा कि समाज बदल गया। ये सोच तो है, ये मेरी भी सोच है इस चीज़ की, मैं इसे डिनाई कभी नहीं करूँगा। वृद्धाश्रम बंद होना ही उसका है कि एक आपने अच्छे समाज की संरचना कर दी है। अब किसी का बाप, किसी की माँ या कोई भी घर का बुजुर्ग बच्चों के होते हुए भी वो अलग नहीं रहेगा। और मैं कहता हूँ जो अलग रहता है वो भी एक काइंड ऑफ वृद्धाश्रम है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहा, कारण कुछ भी हो सकता है, सारा जीवन जिसने बच्चों को अपने साथ रखा, दुख सुख में उसके हर चीज़ को पूरा किया, और आज अगर आप इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा लिविंग जी रहे हैं, और आप कई बहाने लगा देते हैं, जी मैं दूर हूँ इस वजह से मैं आपको अपने पास नहीं बुला सकता, या मेरे पास व्यवस्था नहीं है मैं इसलिए नहीं बुला सकता। वो बाप आपको अपनी छाती पे भी सुला लेता था जी, वो व्यवस्था बना लेता था। तो ये एक इमोशनल पार्ट है मेरी लाइफ का कि ऐसे समाज की रचना होनी चाहिए कि जहाँ
बच्चे माँ बाप से अलग ना हो, वृद्धाश्रम घर के अंदर भी वृद्धाश्रम ना बने। ये है राजन मुथरेजा, जिनके साथ हमने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की है। ऐसे ही कभी किसी और मोड़ पर, किसी और मुद्दे पर उनके साथ बैठेंगे, उनके जीवन के और पहलुओं को आपको किसी दिन दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी प्रस्तुति? यदि अच्छी लगी हो तो आप हमें सहयोग करें, सपोर्ट करें, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवालात हैं, आपकी कोई सूचना और समाचार हैं, तो भी हमें आप ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। धन्यवाद।